Very good afternoon to one and all. I am Dr. Tanushree and I am presenting a lecture on Regulating Act 1773. Uh, so let me begin with the introduction. The Battle of Plassey 1756 transferred the power of Bengal to the company. The company was not willing to assume it and discharge it through the agency of its servants. 1757 के आसपास के टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ऑलमोस्ट सारी पावर्स जो हैं बंगाल की वो आ चुकी होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रही थी अभी बंगाल की। तो वो क्या करते हैं, एक नॉमिनल हेड या एक पपेट नवाब को जो है बार बार थ्रोन पर बैठा देते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है कि वो पपेट नवाब जो है कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं होता। वो सिर्फ वहां पर राजगद्दी पर बैठ जाता है और फिर उसके बाद बंगाल में इसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। एक ऐसा रूलर थ्रोन पर बैठा है, ऐसा नवाब थ्रोन पर बैठा है जो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है उस पर्टिकुलर रीजन के वेलबींग के लिए। 1756 के बाद के टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले मीर जाफर को थ्रोन पर बैठाती है एज नवाब। कुछ दिन बाद उससे कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जिसके बाद मीर कासिम को बैठाया जाता है, मीर कासिम के साथ फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है और फिर उसके बाद फिर मीर जाफर को थ्रोन पर बैठाया जाता है। ये चेंज ऑफ नवाबशिप एज पर द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी देखने को मिलता है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में उस जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे राइवल्स जो हैं वो इंडियन रीजन में ऑलरेडी प्रेजेंट थे। जैसे पोर्चुगल के लोग, डच, फ्रांस के सिटीजन्स मौजूद थे और ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा नहीं चाह रही थी कि इन सभी राइवल्स की जो नजर है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को लेकर और भी ज्यादा सस्पिशियस हो। तो ये लोग क्या करते हैं, इसी वजह से डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम ना करते हुए बंगाल के थ्रोन पर किसी और को नवाबशिप या नवाब बनाकर बैठा देते हैं और डायरेक्ट सारी पावर कंट्रोल में अपने हाथ में रखते हैं। तो नवाब was incapable of providing Bengal with an authoritative, well-ordered and well-regulated government। तो ये जो नवाब जो बैठे, चाहे वो मीर जाफर रहा हो, मीर कासिम रहा हो, वो बंगाल में क्योंकि वो एक पपेट नवाब की तरह थे, तो वो बंगाल में उतनी ऑथोरिटेटिव गवर्नमेंट जो है वो नहीं एस्टेब्लिश कर पाए, जिसका रिजल्ट ये रहता है कि बंगाल का डिसइंटीग्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। रूलर जो है वो उसके हाथ में ज्यादा पावर्स नहीं है, एक्चुअल पावर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में है। और ईस्ट इंडिया कंपनी उस दौरान, उस टाइम पीरियड में, उस जमाने में क्या करती थी वो, कि वो लोग मेजरली प्रॉफिट मेकिंग या प्रॉफिट के फाइनेंशियल बेनिफिट्स के उसमें हमेशा लगे रहते थे, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट हो। उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था इस चीज में कि बंगाल प्रोस्पेरिटी की ओर जा रहा है या डिसइंटीग्रेट हो रहा है या बिल्कुल बर्बादी की कगार पर जा रहा है। उनको सिर्फ अपने पैसे से, अपने रेवेन्यू से मतलब था। और ज्यादातर ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स जो हैं इसी मोटिव के साथ भी इंडिया में आई थी। The servants of the company in Bengal enjoyed all the power and prestige without any sense of responsibilities for the welfare of the people. Their salaries were too low, they enjoyed the right to carry on their private trade। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स जितने ईस्ट इंडिया कंपनी में जो लोग भी नौकरी कर रहे थे, बंगाल में वो लोग आए थे, तो वो सभी लोग वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो पावर एंड प्रेस्टीज एसोसिएटेड थी उसको एंजॉय तो कर रहे थे, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी बंगाल की तरफ कभी नहीं समझते थे। उनको ये लगता था कि उनकी सैलरी जो ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें देती है वो बेयर मिनिमम है, उसमें सिर्फ काम ही चलेगा। तो इस वजह से उनको ये फील होता था कि उनको अपना जो मैक्सिमम जो एफर्ट डालना है वो प्राइवेट ट्रेड में डालना है, ताकि वहां से वो फाइनेंशियली कंपनसेट अपने आप को कर पाए, क्योंकि उनको ऐसा फील होता था कि उनकी सैलरी नियर जो है वो बेसिक मिनिमम है। और इससे ज्यादा अगर उन्हें अच्छा कमाना है या अच्छा फाइनेंशियल आगे चल के बेनिफिट्स चाहिए, तो सिर्फ ये नौकरी या सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के काम में इन्वॉल्व होकर वो उन्हें नहीं मिलेगा। तो बंगाल में हर वो अपॉर्चुनिटी, हर वो तरीका वो अपनाते हैं जिससे कि उनकी प्राइवेट ट्रेड जो है वो थ्राइव करे और उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो देखने को मिले। In 1770 there occurred a famine in Bengal in which 1/5 of its population perished। तो हम ये देखते हैं कि बंगाल रीजन में आफ्टर 1756 जो कंडीशन देखने को मिलती है वो क्या है कि एक तो नवाब है वो
सिर्फ एक पपेट की तरह है, इसीलिए वो बंगाल में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो इंडिया में प्रॉफिट मेकिंग पर्पज से आई थी, तो उसको भी ज्यादा उसको जिम्मेदारी नहीं फील हुई कि बंगाल में जब उनके हाथ में पावर आ गई बैटर ऑफ क्लासेस 1756 के बाद, तो उन्हें भी कुछ अच्छा करना चाहिए। इस तरह की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ईस्ट इंडिया कंपनी में नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स थे वो अपने प्राइवेट ट्रेड प्राइवेट बेनिफिट के लिए काम कर रहे थे। उनकी उनकी नजर में भी बंगाल का बर्बाद हो जाना या उसके साथ कुछ भी बुरा हो जाना कोई एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था ही नहीं। इन सब का नतीजा क्या होता है कि 1770 में बंगाल में एक फेमाइन पड़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की बहुत सारी पॉपुलेशन की डेथ हो जाती है। तो अब तक हम ये देख रहे हैं कि बंगाल रीजन जो कभी इतना प्रॉस्परस था, मुगल एम्पायर के बहुत एक रेवेन्यू जनरेटिंग इलाके में शामिल था, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल स्टार्ट होने के बाद वो कितनी बर्बादी की कगार पर आ चुका था कि पॉपुलेशन जो है वो सर्वाइवल के लिए ही तरस रही थी अपनी, और वहाँ पे इतनी बुरी कंडीशन हो गई कि वहाँ पे इतने 1/5 ऑफ पॉपुलेशन उसकी डेथ हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद। As a result, the House of Commons appointed a select committee and a secret committee to inquire into the state of affairs in Bengal. तो बंगाल रीजन में इतनी बुरी हालत, इतनी बुरी सिचुएशन देखते हुए एक अलग से कमिटी फ्रेम करी गई ये देखने के लिए कि ऐसा क्या हो रहा है बंगाल में, क्यों इतना प्रॉस्परस रीजन था और अब इस समय में वो इतनी बर्बादी की कगार पर इतनी बुरी स्थिति में क्यों आ गया। तो ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। इन द रिपोर्ट्स दे पॉइंटेड आउट द वेरियस डिफेक्ट्स एंड शॉर्टकमिंग्स एग्जिस्टिंग इन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, इट्स गवर्नमेंट एट कैलकाटा एंड जुडिशियल सिस्टम एग्जिस्टिंग देयर। तो रिपोर्ट्स जब सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट्स आती हैं तो उस रिपोर्ट में बहुत क्लियरली बहुत ये क्लियर हो जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के दौरान बंगाल डिसइंटीग्रेट क्यों होता है, क्योंकि वहां पर मिसमैनेजमेंट है, कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। वहां पे जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से काम कर रहे थे उनको भी कोई अटैचमेंट, कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बंगाल के लोगों के लिए नहीं थी। और बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स ईस्ट इंडिया कंपनी के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में भी थी, जिसकी वजह से बंगाल जो है इतनी बर्बादी की कगार पर पहुंचा था। ये सभी कुछ बातें इस सिलेक्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ऑलरेडी मेंशन कर दी थी। तो इसका नतीजा क्या होता है कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट इंडिया रीजन में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो काम कर रही थी उसके ऊपर रेगुलेशंस बढ़ाने की, स्ट्रिक्टर कंट्रोल की बातें करने लगती है। So all these circumstances led the parliament to enact the Regulating Act of 1773। तो ये सब इसका नतीजा होता है कि सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के बाद जब वो रिपोर्ट प्रेजेंट हो जाती है तो ये पता चलता है या ऐसा देखा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत ओवरहॉलिंग की रिक्वायरमेंट है और उसके ऊपर एक अच्छे पार्लियामेंट्री कंट्रोल की भी रिक्वायरमेंट है, ताकि आने वाले समय में आने वाले टाइम में इसी तरह की दुर्दशा जैसे बंगाल की हुई वो और सारे इलाकों में ना आए। The act modified the constitution of the company, changed the structure of the government at Fort William and Bengal, and established Supreme Court of Judicature at Fort William। तो ये वाला जब एक्ट पास हो जाता है इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंजेस करे जाते हैं। बंगाल रीजन के लिए कैलकाटा में एक अलग से एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर कहलाया वो बनाया जाता है, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स जो वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं या इस तरह की जो भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो रोकी जा सके। उसके बाद हम देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के मेजर प्रोविजंस क्या क्या थे या इस पर्टिकुलर एक्ट में क्या क्या तब्दीलियां इस एक्ट के बाद जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी में होती हैं। द रेगुलेटिंग एक्ट sought to remove some of the evils which had been there in operation in the company's constitution। तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में उसके कॉन्स्टिट्यूशन में जहां जहां बदलाव की रिक्वायरमेंट फील होती है या ऐसा फील होता है कि यहाँ चेंज कर देने से ईस्ट इंडिया कंपनी बेटर डिसीजन मेकिंग या बेटर आउटपुट दे पाएगी, तो वो सब मेंशन किया गया था। Under the Act, only 1/4 of the directors, six in number, were to retire in rotation every year। The director therefore was to hold office for 4 years। तो इस एक्ट में पहले होता था, पहले के टाइम पीरियड में क्या होता था कि डायरेक्टर्स हर साल चेंज होते थे सारे के सारे। अब ऐसी कंडीशन में जब जहां पर जो मेजर डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो हर साल चेंज होगी,
तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि वहाँ वो पर्टिकुलर बॉडी जो है वो लॉन्ग टर्म डिसीजंस नहीं लेगी। हर व्यक्ति ये सोचेगा या डायरेक्टर्स ये सोचेंगे कि भाई मैं 1 साल के लिए मेरा है बस जो टाइम पीरियड है, तो मैं मुझे बस ये देखना है कि इस साल 1 साल के लिए कंपनी के लिए वेलफेयर के लिए क्या सही रहेगा और मैं उसी अनुसार जो है वो करूंगा। जबकि अगर डायरेक्टर्स को ये पता होगा कि अब उन्हें लंबे टाइम पीरियड तक ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट बने रहना है, तो वो उसी हिसाब से लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेंगे। तो इसी वजह से इस एक्ट में 1773 के एक्ट में ये चीज मेंशन करी गई थी कि अब से सिर्फ 1/4 डायरेक्टर्स मतलब 6 इन नंबर वो ही लोग जो है वो उनको रिटायरमेंट जो है अलाउड है, और बाकी सब जो है रिमेनिंग जो डायरेक्टर्स हैं वो एज इट इज रहेंगे। तो हर साल 6 जो है वो बदला करते थे। तो अब इसके बाद डिसीजन मेकिंग ऐसा एक्सपेक्ट किया गया कि डिसीजन मेकिंग अब लॉन्ग टर्म रहेगी। The regulating act restricted the voting power only to those shareholders who had a stock of 1000 sterling instead of 500 as before। तो ये भी चीज देखी गई कि अक्सर जो स्मॉल शेयर होल्डर्स थे कंपनी में वो भी कंपनी के डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट कर रहे थे, जबकि ऐसे शेयर होल्डर्स अक्सर ज्यादा इंटरेस्ट लेते भी नहीं है। तो इस वजह से रेगुलेटिंग एक्ट में मेंशन किया गया कि अब पहले के मुकाबले जब वोटिंग होगी डायरेक्टर्स के लिए कि कौन डायरेक्टर रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो पहले के टाइम पीरियड में 500 स्टर्लिंग जो शेयर होल्डर्स जो थे वो वोट डाल सकते थे। तो उस अमाउंट को बढ़ाकर डबल कर दिया गया ताकि वो लोग जिनका कंपनी में ईस्ट इंडिया कंपनी में ज्यादा शेयर है, ऐसे लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में ज्यादा से रखेंगे या ज्यादा उनका ओपिनियन काउंट करेगा जब डायरेक्टर के लिए पोस्ट के लिए वोटिंग करी जाएगी। The act in certain respects tightened the control and hold of the British government over the company। तो इस एक्ट के थ्रू या इस एक्ट के बाद ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है इसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना कंट्रोल जो है वो बढ़ाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि एक तो अगर कोई एरिया डिसइंटीग्रेट करेगा या कोई एरिया बर्बादी की कगार पर जाएगा, तो वहां से रेवेन्यू आना बंद हो जाएगा। रेवेन्यू उसी जगह से अच्छा आएगा, ट्रेड उसी जगह फ्लरिश करेगी जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा और जहां पर शांति होगी। ऐसा इलाका जो खुद बर्बादी की कगार पर जा रहा है, ना तो वो अच्छा रेवेन्यू पे कर पाएगा गवर्नमेंट को, और ना ही वहां पर कोई ट्रेड या इस तरह का कोई ऑक्यूपेशन लोग अच्छे से कर पाएंगे। तो लोग अपना प्रोफेशन अच्छी तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, तो वो ऐसा इलाका फिर एक बोझ की तरह बन जाता है सरकार के ऊपर भी। तो इसी वजह से इसी इंटेंशन के साथ रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया कि बंगाल की प्रॉस्पेरिटी वापस आएगी। और अब जब प्रॉस्पेरिटी वापस आएगी तो वहां से रेवेन्यू भी पहले की तरह अच्छा आने लगेगा। द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, तो रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल की गवर्नमेंट के ऊपर क्या क्या लिखा गया। The town of Calcutta was regarded as the British settlement as it had been recaptured by the English in 1756 from the Nawab of Bengal by the force of arms, and therefore the sovereignty over the area was regarded as vested in the English crown। तो अब हमने देखा था बैटल ऑफ प्लासी में ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर लॉर्ड क्लाइव जो है वो सिराजुद्दौला से बैटल में जीत गई थी। तो क्योंकि ये इलाका ये कैलकट्टा रीजन जो है वापस लिया गया था सिराजुद्दौला से बाय वे ऑफ वॉर, लड़ाई के बाद, तो इसी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी या क्राउन अपनी टोटल सोवेरेनिटी इस इलाके पर माना करते थे। और वैसे भी कैलकटा रीजन को बसाया जो है एक्चुअली में वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही था। तो ऐसा इलाका जो बाय वॉर जीता गया उसके ऊपर कंप्लीट सोवेरेनिटी ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की या इंग्लिश क्राउन की मानी गई। जो इलाके इनको नवाब से मिले थे, द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा ऑन द अदर हैंड वर नॉट येट रिगार्डेड एज द ब्रिटिश टेरिटरीज। द सोवरेनिटी ओवर दिस एरिया वाज वेस्टेड इन द मुगल एम्परर। क्योंकि अब सिराजुद्दौला नवाब था तो नवाबशिप ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार और उड़ीसा की मिल गई जब सिराजुद्दौला हारा। लेकिन अभी उन्हें और बहुत कुछ था जो इस इलाके का कुछ हद तक कंट्रोल अभी भी मुगल एम्परर के पास हुआ करता था। इसलिए यहाँ पर मतलब बंगाल बिहार और उड़ीसा रीजन में कंप्लीट या टोटल सोवरेनिटी ऑफ मुगल एम्पायर जो है वो
कंसिडर करी जाती थी। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी इसको टोटल अपने अंडर नहीं मान रहा था। The Regulating Act sought to observe and maintain this theoretical distinction between the status of Calcutta on one hand and that of Bengal, Bihar or Orissa on the other hand. तो ये जो डिस्टिंग्विश फीचरिंग जो ये हम देखते हैं कि एक साइड कैलकटा है जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश क्राउन डायरेक्ट और कंप्लीट सोवरेनिटी कंसिडर करने हैं, और दूसरी साइड है बंगाल, बिहार, उड़ीसा जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी अपनी कंप्लीट सोवरेनिटी नहीं मान रही थी। इस ये दोनों डिस्टिंक्शंस जो हैं वो रेगुलेटिंग एक्ट में क्लियरली मेंशन करी गई थी। और इसी का नतीजा जब हम बाद में देखेंगे सुप्रीम कोर्ट जब बनता है, ये डिस्टिंक्शन वहां पर भी मेंटेन जो है वो टोटली करी जाती है। फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैलकाटा एंड द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम, द एक्ट अपॉइंटेड अ गवर्नर जनरल एंड अ काउंसिल ऑफ 4 पर्सन। तो कैलकाटा के लिए यहाँ पर इस रेगुलेटिंग एक्ट में मेंशन किया गया था कि यहाँ पर अब से गवर्नर जनरल और उनके 4 साथी लोग जो हैं उनका अपॉइंटमेंट होगा। The whole civil and military government of the presidency was to be vested in this body। तो इस बॉडी के अंदर मतलब ये गवर्नर जनरल एंड 4 काउंसिल मेंबर्स, ये सभी मिलिट्री और सिविल गवर्नमेंट जो है वो इस प्रेसिडेंसी में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। The same body was to be responsible for the ordering, management and government of the दीवानी lands। तो यही सब लोग मतलब गवर्नर जनरल और उसके 4 साथी लोग जो हैं वो ऑर्डरिंग, मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दीवानी लैंड्स, इन सब के लिए भी जिम्मेदारी उनकी ही रहेगी, टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Warren Hastings was appointed as the first Governor General. 3 of the 4 members of the council was dispatched to India from England। तो सबसे पहले गवर्नर जनरल यहाँ के वॉरेन हेस्टिंग बनते हैं, और जो उनके साथी लोग 4 का मेंशन किया गया था 4 काउंसिल मेंबर्स का, वो इंग्लैंड से अपॉइंट करके इंडिया भेजे गए। Each one of them was to hold office for 5 years but could be removed earlier by the king on the recommendation of the court of directors। तो ये सभी लोग मतलब ये काउंसिल मेंबर्स और ये सब, इनका टोटल टर्म पीरियड जो है वो 5 साल का रखा गया था। और अगर ऐसा ही देखा गया कि लोग इनकेपेबल हैं अपने काम को एग्जीक्यूट करने के लिए या कोई प्रूव मिसबिहेवियर का केस है, तो उस सिचुएशन में किंग द्वारा जो है इनको रिमूव किया जाता है या जा सकता है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो इन्हीं इन सभी लोगों को अगर बाद में फ्यूचर में ऐसा पाया गया कि इन्होंने काम ठीक से नहीं किया या इस तरह की कोई सिचुएशन आती है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इंग्लैंड में राजा को रिकमेंड करेंगे कि भाई ये व्यक्ति सही से काम नहीं कर रहा है या मिसबिहेवियर का वो है, तो उस रिकमेंडेशन के आधार पर किंग जो है इनको रिमूव भी कर सकते हैं इनकी पोजीशन से। All the decisions in the council were to be arrived at by a majority of votes। तो यहाँ पर सबको जो है इक्वल राइट टू वोट जो है वो दिया गया था, और जो जो भी डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस था उसमें मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के आधार पर डिसीजन मेकिंग का काम जो है वो होना था। The Governor General did not have any special privilege of vetoing the majority। He had only one vote through a case of a tie he could have a casting vote also। तो गवर्नर जनरल को कोई स्पेशल अधिकार या कोई विशेष वोटिंग राइट जो है वो नहीं मिला था। सभी जो डिसीजन होने थे वो मेजोरिटी ऑफ वोट्स के आधार पर लिए जाने थे। तो गवर्नर जनरल का भी एक सिंगल वन वोट था। इन केस ऑफ अ टाई, अगर टाई हो जाता है उस स्पेशल सिचुएशन में, तो गवर्नर जनरल को एक फाइनल कास्टिंग वोट डालने का अधिकार दिया गया था। Under the new arrangements, a majority of the council had power to defeat the governor general's policy। In this respect, the regulating act continued the old practice of prevailing at that particular time। तो अब नए वाले अरेंजमेंट्स में तो काउंसिल के पास इट हैड द पावर टू डिफीट गवर्नर जनरल्स पॉलिसी। तो उनको ये अधिकार दिया गया था कुछ चीजों में पुराना ही जो कुछ मेंशन जो चला आ रहा था वही कुछ मेंशन किया गया कि वो मतलब एज पर प्रीवियस लॉज वो रहेगा, और कुछ चीजों में जहां पर नीड फील हुई थी वहां पर चेंज कर दिया गया था। Another significant change made in the administrative system of India was to put the presidencies of Bombay and Madras in matters of war and peace under the control of Calcutta। तो एक और सिग्निफिकेंट चेंज जो हम ये देखते हैं कि अब तक बंगाल, मद्रास और कैलकाटा रीजन्स जो हैं एक
अलग इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंसीज की तरह थी। लेकिन अब से आफ्टर पासिंग ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कैलकटा को एक हायर पोजीशन दी गई और ये मेंशन किया गया कि अगर बॉम्बे और मद्रास ये दोनों प्रेसिडेंसीज अगर किसी से वॉर स्टार्ट करना चाहते हैं या ऐसी सिचुएशन बनती है या कोई पीस ट्रीटी साइन करते हैं तो उस सिचुएशन में उन्हें कैलकटा की परमिशन लेनी होगी। तो कुछ चीजों में कैलकटा को एक सुप्रीम अथॉरिटी दी गई ओवर बॉम्बे एंड मद्रास। This was subjected to two vital exceptions, that of eminent necessity, which would render postponement of war dangerous, and the receipt of special orders direct to the government from the court of directors। तो ये जो हमने अभी देखा कि भाई बॉम्बे और मद्रास कैलकटा के अंडर कंट्रोल रहेंगे इन मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी रखे गए। जैसे अगर वॉर अचानक से होती है तो उस सिचुएशन में इतना टाइम नहीं हो या ऐसी सिचुएशन बने कि भाई आप परमिशन नहीं ले पाएंगे या ले पाएंगे तो बहुत डिले हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में जो है बॉम्बे और मद्रास इस क्लोज इस पर्टिकुलर उसको कि भाई कैलकटा की परमिशन लेनी ही लेनी है, तो उस सिचुएशन में रिलैक्सेशन जो है इनको दिए गए थे। अगर कोई स्पेशल ऑर्डर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से आता है तो उस सिचुएशन में भी इस पर्टिकुलर क्लॉज को जो है वो हटाया जा सकता था। The subordinate governments were required to transmit regularly to the Governor General information all about the transactions relating to the government revenues or interest of the company। तो सबॉर्डिनेट गवर्नमेंट्स कहाँ की हैं? बॉम्बे एंड मद्रास की हैं। इन दोनों को, बॉम्बे और मद्रास को, अपना सारा इंफॉर्मेशन, कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है, कहाँ कब क्या हो रहा है, इन सब चीजों का सारा डेटा जो है वो गवर्नर जनरल को प्रॉपरली सबमिट करना होता था। कितना रेवेन्यू आ रहा है, कहाँ से क्या ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है उसकी पर्टिकुलर रीजन में। तो बॉम्बे मद्रास को सब कुछ रिपोर्टिंग कैलकटा को करनी होती थी। कैलकटा इन द सेंस गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल मेंबर्स। अब रेगुलेटिंग एक्ट सुप्रीम कोर्ट का भी मेंशन किया जाता है रेगुलेटिंग एक्ट में, क्योंकि ऐसा फील हो रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे सर्वेंट्स ईस्ट इंडिया कंपनी में जो लोग नौकरी कर रहे थे विदेश से आए थे इंडिया में, वो मैक्सिमम कोशिश करते थे कि जहां तक पॉसिबल हो मैक्सिमम इंडियन से एक्सट्रैक्ट किया जाए, रेवेन्यू के स्फेयर में भी और प्राइवेट ट्रेड के स्फेयर में भी। तो ये देखा जाता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स अक्सर इंडियंस का, इंडियन फार्मर्स का, ट्रेडर्स का जो है बहुत एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। और अब तक जितने कोर्ट बने थे उनमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही वो सब कोर्ट्स बनाए थे, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के ही लोग एज जज बैठा करते थे। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ही व्यक्ति जो एक्सप्लॉइट कर रहा है उन्हीं का जो है वो जज बना बैठा है, तो ऐसी सिचुएशन में इंडियन पॉपुलेशन को, फार्मर्स हो, ट्रेडर्स हो, उनको जस्टिस नहीं मिल पाता था। तो इस वजह से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सुप्रीम कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट की बात करी गई थी और सुप्रीम कोर्ट को मैक्सिमम जहां तक पॉसिबल हो एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट की तरह बनाया जाए, ताकि वहां पर इंडियंस जो हैं अपनी कंप्लेन, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रेवेन्यू मेथड्स को लेकर हो गई या और किसी तरह के एक्सप्लॉइटेशन को लेकर हो गई, वहां पर इंडियंस को न्याय मिल पाए। The Regulating Act empowered the Crown of England to create by means of a royal charter the Supreme Court of Judicature at Calcutta। तो रेगुलेटिंग एक्ट में मेंशन किया गया था कि एक रॉयल चार्टर के थ्रू जो है वो सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर बोला जाएगा और कैलकटा में ये बनेगा। The act provided for the creation of Supreme Court of Judicature at Calcutta in lieu of the Mayor Court functioning there under the Charter of 1753। तो ये चीज मेंशन करी गई कि पहले जहाँ पे 1753 के चार्टर में हमने देखा था कि मेयर कोर्ट बनाए गए थे, अब उनको हटाकर अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो बनाया जाएगा। तो पुराना कोर्ट हटाना है और नया एस्टेब्लिश करना है। द एक्ट स्पेसिफाइड द लाइंस ऑन विच द चार्टर ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज टू बी इशूड। तो पूरे चार्टर में बहुत डिटेल में मेंशन किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन लोग जज होंगे, क्या क्या उनकी क्वालिफिकेशन होगी, उनका टर्म पीरियड क्या होगा, उनको उनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो कितने टाइम पीरियड के लिए होगा, कौन सा जुरिस्डिक्शन जो है वो एप्लीकेबल होगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो ये सारी चीजें जो है बहुत डिटेल में क्लियरली रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में मेंशन करी गई थी। The regulating act laid down
that the Supreme Court would consist of a Chief Justice and three other judges, all of whom were to be appointed by the Crown. तो रेगुलेटिंग एक्ट में ये चीज मेंशन करी गई कि सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होगा और उसके साथ तीन और जजेस होंगे और इन सभी का अपॉइंटमेंट सीधा क्राउन द्वारा किया जाएगा। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का इन सभी लोगों के अपॉइंटमेंट में कोई इंटरफेरेंस या कोई रोल नहीं होगा, तभी ये बॉडी जो है इंडिपेंडेंट जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट की तरह काम कर पाएगी। They were to hold office during the pleasure of the crown. Each of these judges was to be a professional lawyer, being a barrister of at least 5 years standing. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो क्राउन है वो ही अपॉइंटमेंट कर रहा है और ये जज का अपॉइंटमेंट भी तभी तक है जब तक क्राउन चाहे। ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द क्राउन, इसका मतलब ये है कि क्राउन जब तक चाहेगा ये अपनी पोजीशन पर रहेंगे लोग। ईच ऑफ दीज जजेस वाज टू बी अ प्रोफेशनल लॉयर बीइंग अ बैरिस्टर ऑफ एट लीस्ट 5 years स्टैंडिंग। तो ये सब जो है पढ़े लिखे लोग होंगे और इनका एक्सपीरियंस मिनिमम 5 years का होना चाहिए, तभी ये जो है वो चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट में जज बन पाएंगे। तो ये सब क्राइटेरिया इसलिए रखा गया क्योंकि अब से पहले हमने देखा कि जब भी दूसरे कोर्ट्स बने थे, मेयर कोर्ट बने या और भी बहुत सारे कोर्ट बने, तो वो सब क्या उसमें होता था कि ऐसे लोग जो कि मर्चेंट्स थे वो जज की चेयर उनको दे दी जाती थी। अब ऐसी सिचुएशन में जब कोई जज जो है वो लॉ पढ़ा हुआ नहीं है, वो खुद एक मर्चेंट है, वो खुद प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व है, तो उससे कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो एक अच्छा जजमेंट देगा, क्योंकि उसे खुद को लॉ को नहीं, वो नहीं समझता, वो लॉ पढ़ा हुआ खुद भी नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से इसमें जब सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात करी गई रेगुलेटिंग एक्ट में, तो उसमें ये मेंशन किया गया कि ये सभी जजेस जो हैं वो प्रोफेशनल लॉयर्स होंगे विद मिनिमम 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस इनके पास होना चाहिए ताकि जजमेंट अच्छा हो। और पहले की तरह जैसे होता था कि भाई जज को खुद नहीं पता चल रहा कि उसको क्या लॉ लगानी है, क्या करना है, वैसी सिचुएशन जो है फर्दर आगे आने वाले टाइम पीरियड में ना देखने को मिले। The Supreme Court was to enjoy a very wide jurisdiction. It was authorized to decide civil cases. It was authorized to administer justice in criminal cases as well. तो सुप्रीम कोर्ट को अच्छा jurisdiction दिया गया, क्रिमिनल केसेस सिविल केसेस दोनों ही उनको दिए गए। The court was further empowered to exercise admiralty and excellatoral jurisdiction. तो ये सुप्रीम कोर्ट को एडमिरलिटी और एस्केलेटरी जुरिस्डिक्शन भी दिया गया। एडमिरलिटी जुरिस्डिक्शन का मतलब है सी सी क्राइम्स, समुद्री रास्ते पर अनऑथराइज्ड ट्रेड को डील करना। और अगर शिप पर किसी ने सपोज किसी को मर्डर कर दिया या चोरी हो गई, लूटपाट हो गई शिप के अंदर, तो वो सारे सारे केसेस एडमिरलिटी जुरिस्डिक्शन में आया करते थे। पहले टाइम पीरियड में ऐसा देखा जाता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मोनोपोली राइट था, बावजूद इसके बहुत सारे इंग्लैंड के या ब्रिटेन के लोग इंडियन वाटर्स में इलीगली ट्रेड करते पाए जाते थे। तो इसी वजह से एडमिरलिटी कोर्ट्स अलग से बनाए जाते थे पहले टाइम पीरियड में, ताकि इस तरह के जो इस तरह का ईस्ट इंडिया कंपनी का राइट का इन्फ्रिंजमेंट करें ऐसे लोग, उन सबको जो है वो कोर्ट में लाया जाए। तो एडमिरलिटी जुरिस्डिक्शन के अंदर कोर्ट जो है उस पर्टिकुलर शिप का जो इलीगल तरीके से इंडिया में आई है, उसको जो है उस शिप का सारा सामान सीज कर लिया जाता था, उसमें जितने लोग थे उन्हें इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाता था। और इस तरह से कोशिश करी जाती थी कि जो जो इंडियन वाटर्स हैं इनमें ईस्ट इंडिया कंपनी ही जो है वो ही ट्रेड करे। The Supreme Court was declared to be ineligible to hear and try an indictment or information against Governor General or any member of his council in case of treason or felony. तो सुप्रीम कोर्ट को कुछ चीजों में रिस्ट्रिक्शन भी रखी गई थी उसके ऊपर। एक तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल मेंबर्स के अगेंस्ट जो है कोई प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकता था या इस तरह की कोई भी आगे केस वो नहीं टेकअप कर सकता था। The Governor General, members of the Council, and the judges of Supreme Court were to be immune from arrest or imprisonment at the hands of Supreme Court. तो सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल और उसके मेंबर्स को ना तो उनका इम्प्रिजनमेंट कर सकता ना उनको अरेस्ट कर सकता। तो गवर्नर जनरल एंड द मेंबर्स ऑफ हिज काउंसिल
वर बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की पहुंच से बाहर ये लोग रखे गए थे. The act directed that the charter was to contain provisions allowing appeals to the King in Council from the decisions, judgment, determinations of the Supreme Court under such conditions and circumstances as were thought reasonable and proper by the Crown and laid down in the charter. तो इस रेगुलेटिंग एक्ट में पूरा प्रोसीजर में मेंशन किया गया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चलता है और सुप्रीम कोर्ट में वो केस का फाइनल डिसीजन भी हो जाता है, और अगर कोई तब भी उस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई ना हो तो उसके पास क्या ऑप्शन होगा. उसमें मेंशन किया गया कि ऐसी सिचुएशन में फर्दर अपील किंग इन काउंसिल को जा सकती है. उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर हुआ करता था. कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस एंड टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो मेंशन करी गई थी कि कैसी कैसी कौन कौन सी सिचुएशन में इस तरह का प्रोविजन जो है वो लोगों के पास अवेलेबल रहेगा. तो क्राउन को भी कुछ हद तक इसमें कोशिश करी गई थी कि अगर यहाँ सुप्रीम कोर्ट में अच्छा जजमेंट ना मिले किसी को तो फिर फर्दर जिम्मेदारी क्राउन की होगी. The act further laid down that if and when the Crown issued the charter to establish the Supreme Court at Fort William, so much so of the Charter 1753 as related to the Mayor Court and criminal courts at Calcutta would come to an end in all other respects, however, that the charter was to continue in operation and be of full force. तो इस एक्ट में ये मेंशन किया गया था कि पहले मतलब सुप्रीम कोर्ट के गठन से पहले जो 1753 में जो मेंशन किया गया था मेयर कोर्ट बनाने की बात जो मेंशन करी गई थी वो अब सब वो सारे कोर्ट जो हैं वो अब बंद किए जाएंगे और कुछ पहले के चार्टर के कुछ प्रोविजन एज इट इज रहेंगे और कुछ चीजें जो है वो बदली जाएंगी. अब लेजिस्लेटिव अथॉरिटी किसको दी गई इस एक्ट में. The regulating act made substantial changes in the legislative methods and forms prevailing in the presidency of Fort William. तो regulating act में legislative methods में क्या प्रोसीजर होगा लॉ बनाने का, इन सबको लेकर भी कुछ चीजें मेंशन करी गई थी. The council at Fort William in Bengal were authorized to make such rules, ordinances, regulations for the good order and civil government of the settlement of Fort William and other factories and places subordinate as they deemed to be just and reasonable. तो फोर्ट विलियम जो कि बंगाल में था वहां पर जो गवर्नर जनरल एंड काउंसिल था उनको ऑथराइज किया गया था कि आप कोई भी ऐसा रूल ऑर्डिनेंस रेगुलेशन जो कि अच्छी गवर्नमेंट के लिए रिक्वायर्ड हो, आपको ऐसा फील हो कि इस रूल के बाद या ये लॉ बनाने के बाद गवर्नेंस में और इम्प्रूवमेंट आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन में और इम्प्रूवमेंट आएगा, तो इस तरह की लॉ जो है वो फोर्ट विलियम द्वारा वहाँ पे गवर्नर जनरल काउंसिल मेंबर्स द्वारा बनाई जा सकती है और अपने से सबॉर्डिनेट फैक्ट्रीज के लिए भी बनाई जा सकती है, क्योंकि ऐसी जो रूल है वो रीजनेबल और जस्ट होना चाहिए. That this legislative power was subjected to conditions that the laws to be passed were to be reasonable and not repugnant to the laws of English kingdom. तो ये चीज मेंशन करी गई कि जब लॉ बनेगी गवर्नर जनरल एंड काउंसिल मेंबर्स लॉज बनाएंगे तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी कानून वो ना बनाए या ऐसे किसी भी कानून को ना फ्रेम किया जाए जो कि इंग्लिश कानून या इंग्लैंड इंग्लिश किंगडम में जो प्रेवलेंस में है कानून उसके अगेंस्ट जाए. तो ऐसा कुछ भी ऐसा कॉन्ट्ररी टू इंग्लिश लॉ जो है वो नहीं होना चाहिए. जब लॉ बनाए इस बात का ध्यान रखना चाहिए. None of the laws so framed by the Governor General and Council, however, was to be valid or of any force or effect until it was registered and published in Supreme Court of Judicature. तो गवर्नर जनरल एंड काउंसिल लॉ बनाएंगे, लॉ बनाने के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर कराना होगा. जब तक सुप्रीम कोर्ट में वो कानून रजिस्टर नहीं होगा तब तक वो वैलिड नहीं माना जाएगा, वो लागू नहीं किया जा सकता. It was further possible for any person in India to appeal against any such law after its registration at Supreme Court to the King in Council, who was empowered to set aside or appeal any such law if he thought fit. तो अगर किसी व्यक्ति को किसी इंडियन पर्सन को ऐसा फील होता है, सुप्रीम को गवर्नर जनरल एंड काउंसिल ने लॉ बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रजिस्टर करा दिया, कि रजिस्ट्रेशन के बाद अगर किसी इंडियन को ऐसा फील होता है कि भाई ये कानून ठीक नहीं बना या इस कानून से कुछ दिक्कत आएगी, कुछ भी
उसको फील होता है, तो ऐसी सिचुएशन में उस लॉ के अगेंस्ट अपील की जा सकती थी किंग इन काउंसिल को, जो उनको फिट लगे। अगर उनको फिट लगे कि भाई इस लॉ को एग्जिस्टेंस में नहीं लाना चाहिए तो वो रिपील किया जा सकता था। और अगर कुछ मॉडिफाई का फील हो कि हाँ ये व्यक्ति सही कह रहा है, कुछ मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, तो जैसा भी किंग इन काउंसिल को फिट फील हो, तो अपील के बाद वो किंग इन काउंसिल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। Such an appeal had to be lodged in the Supreme Court within 60 days after the registration of the law there. तो सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रेशन हो गया लॉ का, उसके 60 दिन बाद, विद इन 60 डेज, उस व्यक्ति को अपनी अपील अगेंस्ट द लॉ वो रजिस्टर करानी होती थी। ये इस टाइम पीरियड के बाद उसका, अगर उसको कुछ ऑब्जेक्शन होता भी है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो एक टाइम फ्रेम, एक टाइम लिमिट दी गई थी कि भाई अगर रजिस्ट्रेशन हो गया है लॉ का सुप्रीम कोर्ट में, उसके विद इन 60 डेज अगर किसी को कोई इश्यू होता है तो उस सिचुएशन में उस पर्टिकुलर व्यक्ति को विद इन 60 डेज ही करना है अपील उस लॉ के अगेंस्ट। Such an appeal against a law of the Governor General Council could be lodged within 60 days of its publication in England by any person residing there. तो जैसे इंडियन के लिए रखा गया कि भाई इंडियन को पसंद नहीं आया तो उसको टाइम दिया गया 60 डेज का, वैसे ही अगर किसी इंग्लैंड में किसी व्यक्ति को ये फील होता है कि भाई वो कैलकाटा में, मद्रास में, बॉम्बे में एक लॉ बना दी गई है, रजिस्टर करा दिया गया है और वो लॉ सही नहीं है, तो उस सिचुएशन में इंग्लैंड में रहने वाला वो व्यक्ति उस लॉ के खिलाफ जो है वो अपनी अपील जो है वो दायर कर सकता है। तो उसके लिए भी 60 डेज का टाइम पीरियड रखा गया था कि भाई इंग्लैंड में उसको पब्लिश करे 60 दिन, विद इन 60 डेज जो है अपील दायर करनी है। The new procedure was designed to obviate the long delays which were necessarily involved in securing consent of the company's directors from England to any proposed piece of legislation under the arrangements made by the Charter of 1753. At the same time, in the Supreme Court, an effective check on hasty legislation was also provided for. तो पूरा प्रोसीजर हम देखते हैं। पहले 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के पास होने से पहले अक्सर क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अगर कोई इंडिया में कोई कानून बना रही है, कोई लॉ पास कर रही है, तो उसे इंग्लैंड में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से प्रायर परमिशन लेनी होती थी। तो उस पूरे प्रोसेस में बहुत डिले होता था कि कानून बन रहा है इंडियन प्रेसिडेंसी के लिए, इंडियन उसके लिए, परमिशन उसकी इंग्लैंड में बैठे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से ली जा रही है। तो और ये चीज थोड़ी प्रैक्टिकल भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। ऐसा फील होता था कि जो लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, इंडियन कस्टम ट्रेडिशंस को समझते हैं, ऐसे लोग ज्यादा बेहतर अच्छी तरीके से लॉ बना पाएंगे इन कंपैरिजन टू वो लोग जो कि इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, जिनका इंडियन पॉपुलेशन से डेली टू डेली बेसिस कोई कनेक्शन नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे उसमें क्या बेटर होगा कि ऐसे लोग जो इंडिया में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके हाथ में कुछ हद तक पावर ऑफ लेजिस्लेशन दी जाए, ताकि उन्हें जो फील हो कि भाई इंडिया में इस चीज की रिक्वायरमेंट है, वो उस तरह के लॉ बना सकें। तो अब 1773 में लॉन्ग डिलेज को रोकने के पर्पज से, और इस पर्पज से भी कि इंडिया में रहने वाला व्यक्ति इंडियंस को बेटर समझ पाएगा, इस पर्सपेक्टिव से ये सारी चीजें जो हमने देखा कि गवर्नर जनरल लॉ बना सकता है अलॉन्ग विद काउंसिल मेंबर्स, ये सब जो है चीजें मेंशन करी गई थी। The Governor General, members of the Council, and the judges of Supreme Court were prohibited from receiving presents or engaging in private trade. तो ये भी चीज रेगुलेटिंग एक्ट में मेंशन करी गई थी कि जितने लोग जज की चेयर पर बैठेंगे सुप्रीम कोर्ट जब बनेगा, वो सभी लोग अब से प्राइवेट ट्रेड में एंगेज नहीं हो सकते। तो ऐसा इसलिए रखा गया था, ऐसा इसलिए मेंशन किया गया था कि अक्सर ये देखा जाता था कि जैसे अगर कोई व्यक्ति जज है तो दिन भर वो व्यक्ति लोगों से पब्लिक डीलिंग कर रहा है, रेवेन्यू मैटर्स हैं, पैसे के मैटर्स हैं, वो सॉल्व करता है। और वो ही व्यक्ति अपने वर्किंग आवर्स के बाद जब वो वापस अपनी जॉब से फ्री होकर प्राइवेट ट्रेड करता है या प्राइवेट बिजनेस करता है, तो वो व्यक्ति जो है पब्लिक से कहीं ना कहीं जब पैसे का लेन देन होगा तो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में आ जाएगा, आज नहीं तो कल। तो ऐसी सिचुएशन में जज की डिग्निटी मेंटेन रहे, उसका ओहदा मेंटेन रहे, इसलिए चीज मेंशन करी गई कि अब से जो जज बनेगा सुप्रीम कोर्ट में
उस व्यक्ति को प्राइवेट ट्रेड की आज़ादी नहीं होगी। जब हम 1600 का चार्टर देखते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था, उसमें मेंशन किया गया था कि इंग्लैंड से जितने लोग इंडिया में आएंगे उनको एक फिक्स सैलरी दी जाएगी, और उसके अलावा अपनी वर्किंग आवर्स, जॉब आवर्स के बाद अगर वो व्यक्ति प्राइवेट ट्रेड करना चाहे तो कर सकता है। तो ये प्रोविजन का इस्तेमाल बहुत सारे जजेस ने इंडिया में किया था। जब इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से पहले काफी सारे कोर्ट्स इंडिया में बनाए ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वहां पर ये ओपन था कि भाई जज जो है दिन भर जो है अपना जुडिशरी का काम भी देख रहा है, शाम को अपना प्राइवेट ट्रेड या प्राइवेट बिजनेस भी कर रहा है। लेकिन वहां पर जज की डिग्निटी के साथ थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी, क्योंकि पैसे का लेन देन का मैटर होता था, तो अक्सर ये देखा जाता था कि जज जो है वो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में आ जाता है आम कॉमन मैन से। तो इस वजह से जब रेगुलेटिंग एक्ट बना तो उसमें जब सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात करी गई तो उसमें मेंशन किया गया था कि गवर्नर जनरल, काउंसिल, उसके काउंसिल मेंबर्स और जितने भी सुप्रीम कोर्ट में जज बनेंगे ये सभी लोग एक तो प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होंगे और ना ही किसी से कोई प्राइवेट गिफ्ट या प्रेजेंट जो है वो एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उससे फिर इनके डिसीजंस पे प्रभाव पड़ता है। जब आप किसी से व्यक्ति से प्रेजेंट ले लें या गिफ्ट ले लें तो आप फर्दर आगे आने वाले समय में उस व्यक्ति के प्रति कहीं ना कहीं आपका इंक्लिनेशन होता है। तो इसी वजह से मेंशन किया गया कि गवर्नर जनरल, उसके काउंसिल मेंबर्स और सुप्रीम कोर्ट के जज ना तो गिफ्ट लेंगे किसी से और ना ही किसी प्राइवेट बिजनेस और ट्रेड में इन्वॉल्वमेंट उनका होगा। नो ऑफिसर सिविल और मिलिट्री वॉज टू एक्सेप्ट प्रेजेंट फ्रॉम एनी नेटिव प्रिंस और पावर। ये भी चीज मेंशन करी गई कि जितने हायर पोजीशन पे अधिकारी सिविल या मिलिट्री गवर्नमेंट से लेकर हैं, वो किसी भी इंडियन छोटे बड़े राजा से या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इंडिया में पावर में होगा उससे कोई प्रेजेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। No officer engaged in revenue collection was to engage in private trade। तो रेवेन्यू के कलेक्शन में जितने ऑफिसर्स की नियुक्ति होगी वो सभी भी लोग जो है प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि फिर रेवेन्यू कलेक्शन के दौरान ये देखा जाता था कि बहुत सारे ऑफिसर्स जो हैं अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल अपने प्राइवेट पर्पस के लिए किया करते थे, अपने खुद के प्राइवेट बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए किया करते थे। तो ये रोक उनके ऊपर लगाई गई कि अगर अगर कोई व्यक्ति भी रेवेन्यू कलेक्शन की ड्यूटी के लिए जाता है या उस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व है तो वो लोग जो है प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, ऐसे सभी लोग। The Court of King's Bench in England was empowered to punish offences committed against the Act or any crime or offence against any of His Majesty's subjects or of the inhabitants of India। तो ये जो इंग्लैंड में जो किंग एंड काउंसिल की जो बेंच थी, वो सभी लोग, उनको सर्वोच्च पावर, द हाईएस्ट पावर जो है वो दी गई थी कि अगर इंडिया में किसी भी कोर्ट में जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया है या क्राउन ने बनाया है, उन सभी कोर्ट्स में अगर कोई इंडियन ऐसा फील करता है कि भाई मेरे को न्याय नहीं मिला, तो अपने सबसे उछले वर्ग के कोर्ट के पास जाएगा, मतलब किंग इन काउंसिल के पास जा सकता है। और किंग इन काउंसिल को इंग्लैंड में पूरी खुली ओपन ये पावर थी, ये अधिकार था कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी एक्ट का उल्लंघन करता है, किसी भी राइट का उल्लंघन करता है, तो ऐसी सिचुएशन में या हिज मैजेस्टीज के खिलाफ कुछ ऐसा ऑफेंस करता है, इंडिया में रहने वाला, इंडिया से बाहर रहने वाला जो सब्जेक्ट टू ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सभी लोगों को किंग इन काउंसिल फाइनल जजमेंट, फाइनल जस्टिस ग्रांट करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट इन टोटलिटी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल बढ़ाने के लिए पास किया गया था, ताकि बंगाल जैसी सिचुएशन फर्दर आगे इंडिया में किसी और जगह पर ना देखी जाए। तो बंगाल एक एक्सपेरिमेंट की तरह हम देखते हैं कि बंगाल रीजन में जो कुछ भी लागू होता है उन सबका इफेक्ट मद्रास, कैलकाटा और ये जितने भी अ, और ईस्ट इंडिया कंपनी के इलाके थे उन सब के ऊपर पड़ता था। यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया वो एक्सपेरिमेंट फर्दर जो है और प्रेसिडेंसी में भी लगाया जाता था। तो ओवरऑल कंट्रोलिंग, ओवरऑल सुपरविजन, ओवरऑल ओवरहॉलिंग ईस्ट इंडिया कंपनी की करी गई थी, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें, अपनी ड्यूटीज को सीरियसली लें, अपने काम को सीरियसली लें।
पहले ये भी देखा जाता था कि अक्सर ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग अपनी जो नौकरी है वो सिर्फ नामचारे के लिए किया करते थे, और मेजर अपनी एनर्जी जो है वो प्राइवेट ट्रेड, बिजनेस, इस तरह की चीजों में लगा दिया करते थे। तो उसका रिजल्ट क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी एज इन अ कंपनी टोटलिटी में वो लॉस उसमें देखा जाता था, और ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स अपना प्राइवेट बिजनेस के थ्रू पर्सनल इनकम अपनी बढ़ाते रहते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल रीजन में फेमाइन पड़ जाता है, बंगाल रीजन में अ, बर्बादी की कगार पर ला खड़ा करती है ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल को। तो और ऊपर से ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, खूब ऐशो आराम की लाइफ काटते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी लोन की डिमांड करती है इससे, ब्रिटेन की पार्लियामेंट और क्राउन से, कि हम बर्बाद हो रहे हैं। तो ये सब एक एक ओवरऑल इफेक्ट जो डालते हैं कि भाई एक तरफ तो ईस्ट इंडिया कंपनी लोन मांग रही है, बर्बाद दिखा रही है अपने आप को, और उसी कंपनी के सर्वेंट्स लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं। तो ऐसा कहीं ना कहीं लोगों को एक्सप्लॉइट करके किया गया है। ये रियलाइजेशन जब ब्रिटेन की पार्लियामेंट को होता है तब रेगुलेटिंग एक्ट पास किया जाता है, इसी उम्मीद के साथ कि रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जब सुपरविजन बढ़ेगा, कंट्रोल बढ़ेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स को कोई देखने वाला होगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव करेगा और बंगाल वापस से अपनी प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ेगा। बंगाल ही नहीं, और ओवर जितने इलाके थे उनमें भी प्रॉस्पेरिटी देखी जाएगी। So that's all from my side. This was all about Regulating Act 1773. Thank you so much all for joining.